गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे भाई आज की क्लास 1 मिनट में। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एक बार बताओ मेरे को कि क्लास चल रही है नहीं चल रही है, कोई दिक्कत आ रही है क्या? क्योंकि यहाँ से तो एवरीथिंग इज फाइन, बट आप लोगों के कमेंट देख के मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, क्लास ऑफ है, क्लास आज नहीं होगी। क्या चल रहा है भाई ये है? कुछ तो दिक्कत है मुझे लग रहा है। लेट मी चेक। और 1 मिनट रुकना। एक यार एक बार बताओ कमेंट करके अगर क्लास चल रही है तो। एक बार बताओ। यहाँ से तो चल रही है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है।
Good evening everyone, this is Himanshi and I welcome you all on Career Will app. होपफुली अब क्लास शो हो रही होगी। मैं खुद यहाँ पे 15 मिनट से खड़ी हुई हूँ और 6:09 के करीब आपकी क्लास शुरू हो गई थी और यहाँ से कुछ सर्वर का कुछ तो नाटक था, कोई तो सेटिंग गड़बड़ हुई है, कुछ तो हुआ है। उस चक्कर में अभी टीम से कनेक्ट कर करके ही ठीक हुआ है। नहीं तो मुझे लग रहा था कि आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, आपके सारे कमेंट्स मैं देख पा रही हूँ और आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, तो वो अजीब सा एक चीज़ क्रिएट हो गई थी। तो अभी बस हाँ अभी ये सर्वर का कोई सीरियस इशू था, नहीं तो इतनी देर में तो मैं ऑफ लिखवा देती हूँ या पहले से ही अपडेट मिल जाता है आपको अगर ऑफ होनी होती है क्लास, तो है ना। डर की कोई बात नहीं भाई, आ जाओ एक बार। क्लास तो बहुत देर से चल रही है बट आप मुझे नहीं देख पा रहे हो और मैं आपके कमेंट्स देख पा रही थी, बस आप लोग देख नहीं पा रहे थे, कुछ तो सर्वर का प्रॉब्लम था। अभी सब ओके है तो होपफुली हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सभी को, है ना। हाँ एरर था कुछ, तो खैर इसको ध्यान रखेंगे कल से, कुछ तो एरर था सॉरी। स्टार्ट करते हैं। हाँ तनुज अब काफी बेहतर है तबीयत। कोहलबर्ग को आज हमें पढ़ना है और कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है, थियरी का नाम है कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सॉरी आवाज अजीब सी हो रही है। हाँ यार आज थोड़ा ना नींद का चक्कर पड़ गया है कि एक तो हल्का सा कोल्ड फील हो रहा है और दूसरा आज नींद उल्टे सीधे टाइम पे मिली है थोड़ी बहुत, तो इस वजह से आपको लग रहा होगा। और उसमें भी हमारे 15-20 मिनट वेस्ट हो गए इस सर्वर के चक्कर में, नहीं तो अब तक हम आधी थियरी समझ चुके होते हैं, है ना। चलिए खैर कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। तबियत काफी बेटर है पहले से। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं नहीं यार क्लास तो है, मैं तो खुद इतनी देर से खड़ी हुई हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। वाइगॉस्की का ही नाम आ रहा है कोहलबर्ग की थियरी में, अपडेट करा देंगे, डोंट वरी, है ना। जो लोग रेगुलर लेते हैं उनको पता है ये नाम का आगे पीछे कई बार हो जाता है। मैं अपडेट भी करा देती हूँ सॉरी। देखिए स्टार्ट करें हम आज की क्लास। कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट, थोड़ी ठंड ज्यादा है दिल्ली में। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, तो ये थियरी है किसकी, मॉरल डेवलपमेंट की, नैतिक विकास की थियरी है, ठीक है ना। मॉरलिटी क्या होती है पहले ये समझना जरूरी है, तब तो हम मॉरल डेवलपमेंट को समझेंगे। मॉरलिटी यानी नैतिकता। आपने नैतिक शिक्षा, आजकल हम उसको कहते हैं कि नैतिक शिक्षा का नाम सुना होगा, है ना। आजकल पहले हमारे टाइम पे मॉरल एजुकेशन होती थी और अभी बच्चों का वैल्यू एजुकेशन एक सब्जेक्ट होता है। अगर जो लोग पढ़ाते होंगे या जिनके बच्चे होंगे, वीडी कह देते हैं वो लोग इसको, वैल्यू एजुकेशन करके एक सब्जेक्ट होता है जिसमें वैल्यूज की बात होती है, ठीक है ना, जिसमें वैल्यूज की बात होती है। तो वैल्यूज कैसी वैल्यूज, या नैतिक शिक्षा मतलब क्या, मतलब सही और गलत के लिए कुछ प्रिंसिपल्स निर्धारित किए हुए हैं समाज ने, तो वो आप कैसे समझेंगे, वो आप सही और गलत में अंतर करना एक तरह से मॉरलिटी है आसान भाषा में, ठीक है ना। तो सही और गलत के बीच में आप डिफरेंस कर पाए, ये मॉरलिटी है। मॉरल डेवलपमेंट हमें ये सिखाता है, नैतिकता हमें ये सिखाती है झूठ बोलना गलत बात है ना, किसी की मदद करना अच्छी बात है ना। ये क्या है, सही और गलत, राइट लें कि लेफ्ट लें, ये हमें मॉरल डेवलपमेंट सिखाता है। कैसे कुछ लोगों के लिए चोरी करना सही बात होती है और तभी तो वो करते हैं, और कुछ लोगों के लिए वो लास्ट ऑप्शन भी नहीं है कि भूखे भी होंगे तब भी शायद मुश्किल से चोरी कर पाएंगे, है ना, किसी से छीन के खा पाएंगे, उसमें भी मांगने की तरफ जाएंगे वो। तो मॉरलिटी क्या है, सही और गलत के लिए कौन से रास्ते हैं समाज में, वो मॉरलिटी है। आसान भाषा में हम इसको ऐसे देखते हैं। अब ये मॉरलिटी या मॉरल डेवलपमेंट, ये नैतिक विकास होता कैसे है और चीजें वर्क कैसे करती हैं, उसको हमें इस पूरी थियरी में समझना है। इनकी ये थियरी है किसकी, कोहलबर्ग की। और डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स निर्धारित होते हैं, है ना, उसके लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित होते हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टेज में निर्धारित करते हैं कि क्या चीज सही है, क्या करना गलत है, ठीक है ना। तो मॉरलिटी की जब हम बात करें तो मॉरल डेवलपमेंट यानी कैसे बच्चे का अलग अलग स्टेज में नैतिक विकास होता है। जब बच्चा छोटा होगा तो उसके लिए सही और गलत चॉकलेट से निर्धारित हो जाता है, और बाद में वो अपने सिद्धांतों के लिए अगर ठीक से मॉरल डेवलपमेंट हुआ है तो वो अड़ सकता है ना,
वो पूरे सिस्टम से भी लड़ सकता है अगर देखा जाए तो। जैसे कि अगर हम देखें तो आपको याद होगा अभी जो दिल्ली में केस हुआ था, मतलब अभी तो नहीं, निर्भया कांड की अगर हम बात करें तो उनकी माता जी इतने सालों तक उन्होंने स्ट्रगल किया, तो वो एक लेवल की मॉरलिटी है ना, कि आप खड़े रहते हैं मुश्किलों के बावजूद। नहीं तो छोड़ा भी जा सकता था, बेटी तो चली ही गई थी, है ना। तो नैतिक विकास कैसे विकसित होता है, नैतिक विकास कैसे स्टेजेस में होता है, उसकी थियोरी है। सही और गलत के जो सिद्धांत हैं वो कैसे विकसित होते हैं अलग अलग स्टेज में, एज में, इस पे थियोरी बनाई कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने कुछ बच्चों को लिया, है ना, बच्चे मतलब अलग अलग एज के, कुछ टीनेजर्स थे उसमें, कुछ और छोटे लोग थे, और ये सारे मेल सैंपल्स थे, यानी पुरुष ही थे इसमें। इसलिए इस थियोरी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि जब ये थियोरी बनाई जा रही थी, उन्होंने डिस्कशन किया, चर्चाएं की, है ना, अलग अलग डिलेमा क्या होती है, दुविधाएं दी उनको, उन बच्चों को या उन सैंपल्स को, और उस पर चर्चा की गई, तब जाके थियोरी बनी कि अलग अलग एज के बच्चे या लोग अलग अलग तरह से सही और गलत के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। तो ये पहले, अब आप डिसीजन कैसे लेते हैं, मॉरल डिसीजन या मॉरल डेवलपमेंट में आप किसी भी डिसीजन पे आने के लिए, मान लीजिए ये एग्जांपल मैं बहुत बार देती हूं, आपको अपनी मर्जी से शादी करनी है और घर वाले कह रहे हैं नहीं हम अपनी मर्जी से करेंगे, है ना, तो ये कहानी क्या है, अब आप किस में हैं, दुविधा में है कि यार घर वालों से भी आपको मोह है, प्यार है, उन्होंने आपका ध्यान रखा है बचपन से, वॉटेवर, वो आपके पेरेंट्स हैं, आपने बचपन से देखा है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, है ना, और आपको ये भी समझ आ रहा है कि यार जिस व्यक्ति से आप शादी करना चाह रहे हैं वो आप सालों से उस व्यक्ति को जानते हैं, वो आपको ज्यादा बेहतर समझता है, और एक ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी रहेगी, एक आजादी रहेगी रिश्ते में, और ये सब चीजें आप देख पा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आप उस तरफ जाएं। तो राइट और रॉन्ग के बीच में जब आप फंसे होते हैं, है ना, कि आपको लग रहा है कि यार ये करूं कि ये करूं, पेरेंट्स कह रहे हैं रिश्ता खत्म कर देंगे, है ना, इधर से अगर ये इंसान नहीं रहा जीवन में तो पता नहीं कौन मिले कल को, ये किससे शादी करा दें, सब कुछ दिखने में अच्छा हो, नौकरी अच्छी हो, पैसा अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, और अगर बात नहीं बनी, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, जिसको आप जानते ही नहीं, तो जिंदगी आपकी भी खराब हो जाएगी, क्योंकि जीवन आपका है, जीना तो आपको भी है ना, आपको ही है अगर देखा जाए तो। अब बीच में आप फंसे हुए हैं, इट डिपेंड्स। अब जो बीच में फंसे हुए होने को हम डिलेमा कहते हैं, ये जो बीच में फंसना है इसको दुविधा कहते हैं, कि दुविधा कभी भी आसान नहीं होती, कि चॉकलेट खाऊं कि अमूल की चॉकलेट खाऊं कि डेयरी मिल्क की खाऊं, ये कोई बहुत बड़ी दुविधा नहीं है, दोनों चॉकलेट ही हैं, खा लो, थोड़ा बहुत इधर उधर टेस्ट होगा लेकिन है तो चॉकलेट ही ना। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे कई लोग किसी भी ब्रांड का दूध पी लेते हैं, ठीक है ना, अगर कोई कह रहा आप किसकी पसंद से शादी करेंगी, रश्मि आ जाओ पढ़ लो, मेरे तो घर वाले उस स्टेज पे आ चुके हैं अब कि भाई जो मन करे आप कर लो, है कर तो लो, तो ऐसे ये वाली दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अरेंज मैरिज में नहीं करूंगी कभी भी, ऐसा मुझे लगता है आज तक की मेरी समझ के अनुसार, है ना। देखिए, तो डिलेमा की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, दुविधा की, इसका मतलब ये नहीं अरेंज मैरिजेस बिल्कुल खराब है। 93%, 96% शायद भारत में अभी भी अरेंज मैरिजेस ही हो रही हैं, तो वो सबका अपना एक सोचने का तरीका होता है, ठीक है ना। मुझे वो कई बार बिजनेस जैसा ज्यादा नजर आता है, तो मतलब काफी चीजें, बहुत चीजें बदल भी रही हैं समय के साथ, बट मतलब पर्सनल चॉइस मान लीजिए। खैर इधर आ जाइए आप, और जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि शादी करनी ही है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, और इधर आते हैं डिलेमा, है ना। अभी मैं डिलेमा में हूं कि अगर हम बात करें, हाँ हो सकता है गुड़िया, चांसेस हैं कि ना करो, अगर सही इंसान नहीं मिला तो शादी नहीं करनी है, ये मैंने सोचा हुआ है, ठीक है ना। तो खैर आ जाओ इधर, डिलेमा की अगर हम बात करें, यानी दुविधा क्या है, कि यार मैं अपनी मर्जी से शादी करूं कि घर वालों की। घर वालों ने तो कह दिया अगर इस लड़के या इस लड़की से शादी करोगे तो हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, है ना, जायदाद भी जो है भूल जाना, है ना, सारी दुनिया भर की बातें हम तो खत्म कर देंगे तुमसे, वो कभी खुशी कभी गम याद कर लीजिए, शाहरुख खान वाला सीन। तो अब वो डिलेमा तो रहेगी, यानी दुविधा। अब इस दुविधा से निकलने के लिए यानी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अब डिसीजन के लिए आपको क्या लगता है, डिसीजन के लिए लगता है तर्क, डिसीजन के लिए तर्क लगता है, मॉरल रीजनिंग लगती है। इंपॉर्टेंट है ये कि जब आप डिसीजन लेते हैं मॉरल डेवलपमेंट की थियोरी में, यानी किसी भी मॉरल डिलेमा में, है ना, बिल्कुल आइए, अगर आप किसी भी दुविधा में फंसे हैं और आप डिसीजन लेते हैं, कोई भी मॉरल डिसीजन लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, तर्क करते हैं, है ना। आप मॉरल रीजनिंग देकर के कोई डिसीजन लेते हैं कि इस तरफ जाऊं कि इस तरफ जाऊं, इसके लिए बीच में रीजनिंग लगेगी कि आपने अपने आप को तर्क क्या दिया है
है ना। एक चोर भी चोरी करने से पहले कुछ तो तर्क देता होगा ना कि यार इन लोगों ने बहुत लूट रखा है, फलाना कर रखा है, थोड़ा सा ले ही लूंगा तो क्या हो जाएगा, है ना। या फिर अगर आप बात करेंगे फिर आप तर्क देंगे, नहीं यार जीवन तो मेरा है, पेरेंट्स तो आज नहीं तो कल मान जाएंगे, नहीं माने तो भी कोई बात नहीं, ये तो 20 साल बाद है नहीं है पता ही नहीं है, और मुझे जीवन जीना है, मैं तो ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता या चाहती जो इतना बड़ा एक क्या कहें उसको, गैम्बल हो कि मैं जिस व्यक्ति को जानता ही नहीं या जानती ही नहीं उसके साथ चले जाऊं। तो आप तर्क लगाते हैं, है ना, आप दुविधा में फंसते हैं और फिर तर्क लगाते हैं कि नहीं यार मुझे तो इसी व्यक्ति के साथ शादी करनी है या तो नहीं करनी है ना। तो आप रीजनिंग देते हैं खुद को कि ये रीजन है जिसकी वजह से मुझे ये काम नहीं करना, या ये रीजन है जिसकी वजह से मुझे ये काम करना है, ठीक है ना। श्वेता, अगर जीवन खराब इंसान मिल जाए ना तो सुख तो छोड़ो, है ना, तबाही है। देखिए आते हैं एक बार, ठीक है, आते हैं, ये मेरी बातें बाद में करना, पढ़ लो यार, है ना। देखो लिख रहे हैं लोग, मैं भी फंसी हूं, है ना, पता नहीं कितने लोग हैं। तो अगर फलाना का मतलब है एटसेट्रा इंग्लिश में जैस्मिन, तो अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो तर्क लेने में यानी कोई भी डिसीजन लेने में, मॉरल डिसीजन लेने में जो थिंकिंग इस्तेमाल होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो थिंकिंग लगती है मॉरल डिसीजन मेकिंग में, उस थिंकिंग को नैतिक तर्कना या फिर मॉरल रीजनिंग कहते हैं। भाई रीजनिंग क्या है? थिंकिंग ही तो एक तरह की, जब आप सारे पहलू सोच रहे हैं। तो मॉरल डिसीजन के लिए आपको मॉरल रीजनिंग लगती है, जो थिंकिंग लगती है उसको मॉरल रीजनिंग कहते हैं। जिस चौराहे पे आप खड़े हुए कि अब आपको समझ नहीं आ रहा कि किधर जाऊं, वो दुविधा है, ठीक है ना। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया सोनू। तो आगे बढ़ते हैं। मॉरल डिलेमा हम समझ चुके हैं, इससे निकलने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मॉरल रीजनिंग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें हाँ मॉरल डिलेमा की, यानी नैतिक दुविधा की, दुविधा मतलब आप फंसे हुए हैं कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, आपको समझ ही नहीं आ रहा, दुविधा में हैं आप बहुत, ठीक। जैसे अब एक ऐसी ही मॉरल डिलेमा है। बेसिकली करते क्या थे कोहलबर्ग कि मॉरल डिलेमा, आपको मॉरल डेवलपमेंट के लिए डिस्कशंस होने चाहिए, है ना, चर्चा होनी चाहिए, इसलिए हम स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं। डिस्कशन होना चाहिए, ओपन डिस्कशन कि क्या सही है क्या गलत है, फिर बातें हो रही हैं, सब अपना पक्ष बता रहे हैं, तो चर्चा होती थी। और उन चर्चाओं में कोहलबर्ग अपने जिन सैंपल्स पे चर्चा करते थे या जिन बच्चों के साथ वो चर्चा करते थे, उनके सामने क्या पेश करते थे? दुविधा पेश करते थे। ऐसी पता नहीं कितनी सैकड़ों दुविधाएं उन्होंने पेश की। एक दुविधा जो बहुत फेमस है वो है हाइंस डिलेमा। हाइंस डिलेमा क्या है भाई? हाइंस डिलेमा, एक व्यक्ति था हाइंस, क्योंकि ये यहां की कहानी नहीं है, अमेरिकी कहानी है। तो हाइंस नाम का एक व्यक्ति था और उसकी बीवी यानी उसकी वाइफ जो है वो बहुत धर्मपत्नी उनकी क्या थी? संकट में थी। उनको एक डेडली डिजीज हो गई थी, एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उनकी जान जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा थी, है ना, बहुत ही ज्यादा थी। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो अब जो ये हाइंस है, हिंज कह देते हैं जिनको हम हिंदी में, अगर हम हिंज की बात करें तो आप देख रहे हैं ये बीवी के पास हैं, अपनी वाइफ के पास हैं, और इधर यमराज खड़े ही हुए हैं, दूत भेजा हुआ है यमराज ने कि मैं तो लेके ही जाऊंगा, अब थोड़ी देर की बात है ना, एक एनिमेशन है। तो उस केस में इनके पास सिर्फ दो रास्ते हैं। ये जाते हैं एक उसके पास केमिस्ट के पास, एक मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं, जिस पूरे शहर में उसी के पास दवा है इस बीमारी की, है ना, नाइलाज बीमारी है एक तरह की, उसने ही दवा को इजाद किया है। उससे कहते हैं भाई दवाई दे दे। वो दवाई होती 10 रुपए की है, वो 1000 रुपए मांग रहा होता, 100 गुना ज्यादा मांग रहा है एक तरह से। तो इन्होंने कोशिश की, अपने रिश्तेदारों से मांगा, जो भी किया, और ये आधे ही पैसे जुटा पाए। उसने कहा देखो मैंने दवाई, इन्होंने कहा आधे बाद में दे दूंगा। केमिस्ट ने कहा कि भाई मैं नहीं दूंगा, मैंने ये दवाई बनाई है और मुझे इसके पैसे वसूलने हैं, है ना, मैं तो इससे पैसे कमाऊंगा, ठीक है ना। आपको कोई दिक्कत है? जैसे ये ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरत में है तो हम, कई बार ऐसा होता है बहुत लोगों को फ्री कोर्सेज भी देते हैं, है ना। तो अब लेकिन कोई आ जाए और उसकी स्थिति हमें सच में खराब दिख रही है और हम कहें कि नहीं यार देखो कोर्स का प्राइस तो यही है, आपको लेना है लो, नहीं तो घर जाओ, है ना। तो ये तो फिर भी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन नहीं है, बट इनकी सिचुएशन तो लाइफ एंड डेथ की ही थी। अच्छा श्वेता, आई अंडरस्टैंड भाई, ना सबके जीवन में हम सबका जीवन में ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें अपनाने पड़ेंगे, है ना, सबके लिए चीजें सेम नहीं होती।
ठीक है जी। कोई कह रहा है आयुष्मान कार्ड नहीं था, चलो आएंगे श्वेता आपकी बात पे भी। तो अगर हम बात करें यहां पर तो दो रास्ते हैं। अब इन्होंने कह दिया कि भैया, केमिस्ट ने कह दिया कि मैं तो दवाई सस्ते में नहीं दूंगा और ना ही मैं बाद में पैसे लूंगा, मुझे अभी चाहिए। अगर 10 रुपए की चीज है मैं 1000 में बेचूंगा, आप देख लो जो भी करना हो, ठीक है ना। अब हाइंस के पास दो रास्ते हैं, या तो बीवी को, अपनी वाइफ को मरने दे वो उस बीमारी से, क्योंकि जान तो चली जाएगी अगर दवाई नहीं मिली, कहीं और मिल नहीं रही है, और दूसरा है कि वो चोरी करके उस केमिस्ट की दुकान से वो दवाई ले आए, है ना। ये दुविधा पेश करते हैं, रियल स्टोरी तो क्या ही कहेंगे, बट ये इस तरह की बहुत सारी डिलेमा, दुविधाएं जो है कोलबर्ग दिया करते थे। ऐसा हम सबके जीवन में कभी ना कभी होता भी है, भगवान ना करे इतनी डेडली सिचुएशन हो, बट दुविधाएं आती हैं जीवन में, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो अब इनके पास दो ही रास्ते हैं, बहुत बढ़िया श्यामलाल, कि ये क्या करे, या तो चोरी करके लाएं या फिर मरने दें अपनी वाइफ को। अब हाइंस जाता है रात को केमिस्ट की दुकान में, ब्रेक इन करके, चोरी करके, तोड़ के और ले आता है दवाई, अपनी वाइफ को बचा लेता है। अब अलग अलग स्टेज के बच्चों से पूछा गया क्या हाइंज ने सही किया, क्या हिंज को चोरी करनी चाहिए थी, क्या अब उसको जेल जाना चाहिए, क्या वो केमिस्ट गलत कर रहा था। तो ये अलग अलग एज के बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। इसके आधार पर इन्होंने 3 लेवल्स निर्धारित किए जो जवाब थे इस तरह के, उसको सुन करके, है ना। जैसे कई सारे क्वेश्चंस की हर एक दुविधा के बाद पूछते थे, जिसमें से बहुत कॉमन या फेमस दुविधा है हाइंस की, हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग सिंस इट वुड बी ब्रेकिंग द लॉ। यानी कुछ बच्चों ने कहा कि भैया हाइंस को इसलिए दवाई नहीं चोरी करनी चाहिए थी क्योंकि लॉ ब्रेक हो जाएगा इससे। लॉ ब्रेक हो जाएगा मतलब इसको कहते हैं 4th स्टेज, कि हमें लॉ ब्रेक नहीं करना है। अभी हम पढ़ेंगे उसको, तो ये 4th स्टेज वाली बात हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाइंस शुड स्टील द ड्रग एंड एक्सेप्ट एनी प्रिजन सेंटेंस। यानी उसको चोरी भी कर लेनी चाहिए, और वो कई लोग होते हैं ना जो अपने आप ही, आपने मूवीज में देखा होगा कि वो हैंड ओवर कर देते हैं खुद को पुलिस के पास जाके, है ना, सरेंडर कर देते हैं। तो ये वैसी सी बात हो गई। तो ये चला जाएगा लास्ट लेवल में, 5th स्टेज हो जाएगी एक तरह की। और अगर हम बात करते हैं 3rd पॉइंट पे, तो हाइंस शुड स्टील द ड्रग एंड नॉट गो टू प्रिजन एज दिस इज अनफेयर। यानी कि उसको चोरी भी करनी चाहिए और प्रिजन भी नहीं जाना चाहिए। ये 6th लेवल हो गया कि उसने ये डिसाइड किया कि भाई चोर के घर में चोरी करना कोई बुरी बात नहीं, उसकी अपनी मॉरलिटी हो गई है, ठीक है जी। तो ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, इसी से इन्होंने 3 लेवल्स ऑफ मॉरलिटी निकाले। ऐसी बहुत सारी दुविधाएं इन्होंने पेश की, 3 लेवल्स ऑफ मॉरलिटी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस थियरी में कि मॉरलिटी के 3 स्तर होते हैं, यानी नैतिकता के 3 स्तर, नैतिकता के 3 स्तर हैं, लेवल्स। ध्यान रखिएगा इसमें स्टेजेस 6 हैं, लेवल 3 है। नैतिकता के 3 स्तर, बात सही है। अब ये जो 3 स्तर हैं नैतिकता के, अगर हम देखें, सिलेबस 15 तारीख तक पूरा हो जाएगा भाई, इसका सिलेबस ज्यादा होता है सीडीपी का, इसमें समय लगता है ना। 30 नंबर है प्री कन्वेंशनल, और 30 नंबर आपको बाकी सब्जेक्ट में भी हेल्प करेंगे। प्री कन्वेंशनल लेवल यानी पूर्व पारंपरिक स्तर, 4 से 10 वर्ष रफली। ये अलग अलग बुक में आपको थोड़ा बहुत 1 साल इधर 1 साल उधर मिल जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कि ये 4 से 10 वर्ष या कई बार 4 से 7 वर्ष भी मिल जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम कहते हैं पूर्व पारंपरिक, यानी परंपराओं से पहले, यानी बच्चे को दुनिया का कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, वो परंपराओं में पड़ा ही नहीं है, समाज में क्या सही है क्या गलत है, उसको पेट भर जाए उसका, वो उसमें खुश है, या उसको पनिशमेंट ना मिले किसी बात से, इसमें खुश है। दूसरा स्तर आता है कन्वेंशनल। देखिए कन्वेंशनल इसमें तीनों लेवल्स में फिक्स है, कन्वेंशनल कन्वेंशनल कन्वेंशनल, लेकिन एक है प्री कन्वेंशनल यानी कन्वेंशन से पहले, ट्रेडिशन से पहले, परंपराओं से पहले। दूसरा है कन्वेंशनल जिसमें परंपराएं हैं 10 से 13 में, ठीक है ना। फिर है पोस्ट कन्वेंशनल यानी परंपराओं के परे, यानी आपकी खुद की मॉरलिटी यहां तय होती है, 13 एंड अबव। क्लियर है बात। तो यानी एक तरह से ये चाइल्डहुड वाली एज, ये आपकी लेटर चाइल्डहुड टीनेज तक, और ये टीनेज के बाद वाली एज है, या टीनेज से शुरू होती है। एज इसमें महत्वपूर्ण उतनी नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये आइडिया होना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो पहला लेवल आता है, समझते हैं क्या कहानी है। स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अब 3 स्तर हैं, 3 स्तर आपने देख ही लिए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं, है ना। इसमें 2 स्टेज हैं, इसमें 2 स्टेज हैं, इसमें 2 स्टेज हैं। तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज जो किसमें आएगी, सेकंड लेवल में आएगी, 4th स्टेज, 5th स्टेज, 6th स्टेज। तो टोटल 3 2 जा 6, तो 3 लेवल, हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस। क्लियर बात है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या दिए हुए हैं आपको प्रीवियस ईयर सारे बैच में, है ना। तो अब आते हैं पहले लेवल पे।
है ना। मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ते हैं, 6 स्टेजेस हैं। अगर पेपर में पूछ लेता है कई बार, अगर आसान क्वेश्चन बनाना हो कि कितने लेवल्स, तो 3 लेवल। स्टेजेस कितनी, 6 लेवल। हाँ, पियाजे की थियरी से इंस्पायर्ड थी ये थियरी राहुल, लेकिन कॉपीड नहीं थी, कॉपी नहीं किया इन्होंने। और पियाजे की भी जो थियरी है, इन्होंने एक मॉरल डेवलपमेंट की थियरी पे काम किया था पियाजे की, सीटेट में इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो कंप्लीट भी नहीं थी थियरी, उससे भी इंस्पायर्ड थी। तो पियाजे की थियरी जो यहां पे, उससे एक और क्वेश्चन 2018 में आया था और बहुत लोग गड़बड़ाए थे कि अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव मैच्योरिटी की, कि इनकी जो थियरी है, जो आपकी मॉरल डिसीजन मेकिंग है ना, मॉरल डिसीजन मेकिंग है, इंपॉर्टेंट है समझिएगा थोड़ा सा, मॉरल डिसीजन मेकिंग है, वो किस पे निर्धारित करेगी कि आप क्या निर्णय लेंगे। मॉरल मैच्योरिटी आपकी निर्धारित होगी कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे। कॉग्निटिव मैच्योरिटी क्या है भाई, संज्ञानात्मक परिपक्वता। कैसे एक 16 साल का बच्चा अपने किसी लवर के साथ गायब हो जाएगा उसकी बातों में आकर के, और 26 साल के अगर आप हैं तो इतनी आसानी से बातों में नहीं आएंगे। फिर आप अगर कोई बेवकूफ बना रहा है तो समझ आ जाएगा आपको। तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी का मतलब है संज्ञानात्मक परिपक्वता, जो उम्र के साथ और दुनिया देख करके कई बार आती है। संज्ञानात्मक परिपक्वता, संज्ञानात्मक परिपक्वता, ठीक है बात। संज्ञानात्मक परिपक्वता यानी देखो, पियाजे की थियरी से इंस्पायर्ड है, इसका मतलब पियाजे खुद कॉग्निटिव स्टेजेस की बात करते हैं। तो आपकी रीजनिंग जो है, आपकी रीजनिंग जो लगती है, वो रीजनिंग भी तो चेंज होती है एज के साथ। जो 16 साल की उम्र में आप तर्क देते हैं खुद को, वो आप 32 साल में थोड़ी देते हैं, है ना। तो तर्क जो है, जो मॉरल रीजनिंग है, मॉरल मैच्योरिटी है, वो डिपेंड करती है आपकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे। तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग मॉरलिटी की जो है आपकी रीजनिंग चेंज होती है, जैसे जैसे आपका संज्ञान, आपकी थिंकिंग, आपकी एबिलिटीज बेहतर होती हैं, ठीक। तो ये एक बेसिक सी बात है। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल क्या कहता है भाई, पूर्व परंपरागत स्तर। पहले लेवल में 2 स्टेजेस हैं। अब जैसा कि हमें पता है, पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल यानी कन्वेंशन से पहले 3 से 7, 4 से 10 साल के बीच में प्राइमरी क्लास का बच्चा होगा, उससे भी पहले ही प्री कन्वेंशनल में है, यानी कन्वेंशन, जो भी ट्रेडिशन, जो भी समाज के नॉर्म्स चल रहे हैं। कन्वेंशन का मतलब है यहां पे, जैसे आपने जेनेवा कन्वेंशन वगैरह पढ़े होंगे कभी, ट्रेडिशंस या परंपराएं, जो समाज में चल रही हैं, परंपराएं, है ना, परंपरा। तो ये परंपराओं से पूर्व है, प्री है। यहां परंपराओं का प्रभाव 0 है, उसकी खुद की मॉरलिटी, उसका खुद का सही गलत बच्चे का 4 से 10 वर्ष की उम्र में 0 है। उसके लिए कोई मॉरलिटी, आउटसाइड मॉरलिटी, यहां पे एक्सटर्नल मॉरलिटी, यानी जो उसके पापा हैं, टीचर हैं, जो भी हैं, उन लोगों ने जो डिसाइड किया उस हिसाब से चीजें चलती हैं। यहां पे खुद की मॉरलिटी 0 है, शून्य है, अपनी मॉरलिटी 0। कि बच्चे की खुद की मॉरलिटी, अपना सही गलत कहां नहीं होता, तो यही नहीं होता, ठीक है ना। अगर ये पूछ ले, प्री कन्वेंशनल लेवल यानी पूर्व परंपरागत या ट्रेडिशंस या परंपराओं से, कन्वेंशंस से पहले, है ना, नॉर्म्स से पहले, समाज की प्रथाओं से, समाज के नियम कानून से पहले की बात है ये, जहां बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। अब समझते हैं इसमें जो 2 स्टेजेस हैं वो कैसी हैं। ये बात पक्की है कि दोनों स्टेजेस में परंपराओं से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी लेवल के अंदर है। पहली स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है, आज्ञाकारिता एवं दंड कहते हैं। दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज या पर्सनल रिवॉर्ड या म्यूचुअल एक्सचेंज, कई सारे नाम है एक एक स्टेज के, स्वलाभ मानसिकता बोलते हैं। पहली स्टेज समझते हैं, ये इमेजेस से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, आज सर्वर की दिक्कत रही थी शुरुआत में, तो देखते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी इसको कहते हैं दंड बनाम आज्ञाकारिता, यानी बच्चा दंड से बचने के लिए, उसको पनिशमेंट नहीं चाहिए, है ना। जो बच्चा ये कहे कि हाइंस जो है उसको चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो जेल भेज दिया जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, हिंज को जेल मिल जाएगी इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए, यानी उसको जेल का डर है, अदरवाइज तो वो चोरी ना करे, है ना। ये वही लोग हैं जो हेलमेट सिर्फ पुलिस के लिए लगाते हैं, ठीक है ना, कि पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है। वो इसलिए नहीं कि लॉ खराब होगा कुछ भी, बस कि भैया चलान हो जाएगा, इस बात का डर है। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड एवं आज्ञाकारिता। अभिविन्यास, आज्ञाकारिता क्या है कि भाई आज्ञा का पालन इसलिए करेगा बच्चा क्योंकि उसे दंड नहीं चाहिए, उसे दंड से बचना है, उसको पेन को अवॉइड करना है, ठीक है ना, कि ऐसे एक थप्पड़ पड़ेगा या कुछ भी और होगा, है ना, मतलब दंड मिलेगा, फोन छीन लिया जाएगा, कुछ और होगा, तो वो दंड, पकड़े जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इस बात की वजह से जब वो
होमवर्क करता है क्योंकि डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो ये है उम्र आपकी, ये है स्टेज कौन सी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की, या पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, आज्ञाकारिता बनाम दंड। तो ये है एक कहानी यहाँ पे, उसका काम ही यह है कि वो पनिशमेंट, यहां पे टोटल ध्यान होगा पनिशमेंट पे बचना, बाकी और कोई चीज यहां पे प्रायोरिटी नहीं होती। सेकंड स्टेज आती है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी व्यक्ति परख, इसको व्यक्ति बनाम या इसको कहते हैं हम पर्सनल रिवॉर्ड वाली स्टेज, स्व लाभ मानसिकता कहते हैं इसको, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन या म्यूचुअल एक्सचेंज। इंडिविजुअल एक्सचेंज को म्यूचुअल एक्सचेंज भी कई बार कह दिया जाता है, यानी हम इसको कह रहे हैं स्वलाभ मानसिकता होती है यहां बच्चे की। स्वलाभ मतलब वो अपना लाभ देखेगा कि उसको क्या बेनिफिट होगा। आप उसको शॉप से दूध लाने या नमकीन बिस्किट लाने भेज रहे हैं अपने रिश्तेदारों के आने पे, रिलेटिव्स आए हैं घर में, तो आप वो पहले क्या देखेगा, अब तो आजकल स्विगी वगैरह चल गए, बट हर जगह तो नहीं है अभी भी वो, तो उसमें क्या है, वो जाएगा ठीक है मम्मी मैं आपका सामान ले आता हूं दुकान से, लेकिन 5 रुपए की चॉकलेट मुझे भी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल मिलेंगे अंकित, 5 रुपए की चॉकलेट मुझे भी चाहिए, मुझे क्या मिलेगा इसमें। तो मम्मी कहेंगे यार एक काम करो यार, तू भी ले आइयो कुछ अपने लिए, तो वो चला जाएगा, है ना, कि मुझे क्या मिलेगा। कोई भी काम वो तब करेगा जब उसे कुछ मिलेगा, ठीक है ना। हाँ सभी लोग ऐसे हैं, ज्यादातर हम इसी तरह के लोग हैं, है ना। हालांकि मैं इस चीज में नहीं काउंट करूंगी क्योंकि हेलमेट मुझे पसंद है, ये मेरे मामा जी ने बचपन में ही आदत डाल दी, बचपन मतलब काफी छोटी थी मैं, बुलंदशहर में रहती थी तब, है ना, लाइसेंस भी नहीं आया था तब तक, क्योंकि गांव में चला लेते हैं लोग। तो ये क्या था कि मैं हेलमेट लगा के जरूर जाती थी, तो हेलमेट मतलब फिर अब वो हैबिट है आज तक, एक तो धूल मिट्टी से बचते हो, गिरोगे तो सर तो बचा रहेगा कम से कम। तो या अगर मैं बात करूं सीट बेल्ट की भी, तो ऐसा कभी नहीं होता कि, वैसे तो ऐसी कार्स अभी जितनी भी हैं मेरे पास वो सब ऐसी हैं कि वो आवाज करना शुरू कर देती हैं 20 से पहले, बट मैं हमेशा लगाती हूँ बैठते ही। कोई ऐसी भी कार है, मान लीजिए कोई पुरानी घर की कार है जिसमें वो आवाज नहीं भी आती है सीट बेल्ट के ना लगाने से, उसमें भी मैं पहले सीट बेल्ट लगाती ही हूँ बैठते ही, है ना। ऐसा नहीं मतलब मैंने कोई बिल्कुल शैतानी नहीं की अपने जीवन में, बट वैसे भी आप जब एज के साथ बड़े होते हैं तो थोड़ी सी समझदारी आती है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया जैस्मिना। तो ये एक बेसिक सी बात है कि मतलब ये डर, पुलिस वाला डर तो अलग है, और उसमें अलग भी क्या है वो तो मतलब आपको पता ही है इस देश में, ठीक है चालान कट जाएगा तो कट जाएगा, अब क्या होगा, है ना, उतनी टेंशन अभी रही नहीं। लेकिन वो मुख्य डर नहीं है, मुख्य डर क्या है कि यार एक तो आप सेफ रहें, अच्छा लगता है कि आप जा रहे हैं तरीके से, और ठीक है वो चीज सेफ भी रख रही है, मेरा ही बेनिफिट है उसमें, कोई नुकसान तो है नहीं। अभी नया और चला है, कुछ लोग सीट बेल्ट आपकी जो बैक है कमर के पीछे लगा के छोड़ देते हैं, मतलब ऐसी हरकतें हैं लोगों की कि वो कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही लेते हैं, ठीक है ना। खैर वो सबके अपने फंडे हैं, जिसको जिसमें मजा आ रहा है, बट एक्सीडेंट्स में चीजें होती हैं, बहुत सारी दुर्घटनाओं में दिक्कत हो जाती है। तो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज पे आते हैं कि मेरा क्या फायदा, तो मैं तो उसमें भाई अपना फायदा देख लेती हूँ, ठीक है ना कि लगा लो सीट बेल्ट, दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। बदमाशी तो करते थे यार हम लोग कॉलेज में, तो सभी करते हैं, बट ऐसा नहीं कि देखो एक बार। तो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज या पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। तो म्यूचुअल एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं, स्वलाभ की जब हम बात करते हैं, तो इस स्टेज में बच्चा अपना फायदा दिखता है, टिट फॉर टैट कहते हैं इसको, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ठीक है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी, भाई मैं उन रिश्तेदारों के साथ तमीज में बात करूंगा जो मेरे से तमीज में बात करते हैं, है ना। इज्जत चाहिए तो इज्जत देनी पड़ेगी, ये ऐसी बातें आपने सुनी होंगी समाज में, तो वो इसी स्टेज पे है ना, वो इसी स्टेज पे है। तो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन कह लीजिए आप, म्यूचुअल एक्सचेंज कह लीजिए इसको। तो स्वलाभ की अवस्था है, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। मतलब क्या हुआ कि भाई तुम मेरी कमर में खुजली करो और मैं तुम्हारी कमर में खुजली करूंगा। इसका मतलब क्या है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। एक बच्चा है, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है, एक बच्चा है जो कहता है कि भाई मेरे साथ अपना टिफिन शेयर करो, और क्योंकि मैंने भी कल तुम्हें अपनी चॉकलेट दी थी, है ना। तो ये ऐसा होता है ना बहुत बार बहन भाइयों, जैसे मेरा भाई तो अभी तक भी, अब तो वो बड़ा हो गया जबकि 9th में है, पिछले साल तक भी अगर उसकी और दीदी की लड़ाई हो जाए या हम दोनों में से किसी भी कुछ थोड़ा होता रहता है ना भाई बहनों में नोक झोंक, तो उसको पता है अगर रक्षाबंधन आने वाला है तो एक दिन रक्षाबंधन से एक दिन पहले उसको ये जरूर करना है, या रक्षाबंधन के बाद भी अगर थोड़ा बहुत अनबन हो जाए कि लो यार अपनी राखी ले लो, मैं तो राखी खोल रहा हूं, वो धमकियां देता है बार बार राखी खोलने की। इसका मतलब क्या है, टिट फॉर टैट, कि तुम मेरी नहीं मान रहे, देखो अब मैं तुम्हारी नहीं मानता हूं, है ना। तो ये बहुत कॉमन सी चीज है जो हम देखते हैं कि टिट फॉर टैट, कि जैसे को तैसा, कि भाई अगर कोई मेरे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा मैं क्यों करूं,
ठीक है ना। इफ यू वांट रिस्पेक्ट देन गिव रिस्पेक्ट, इस तरह की चीजें इस स्टेज में बहुत होती हैं कि बच्चा कि यार मेरे को अपना टिफिन शेयर कर क्योंकि मैंने भी कल तेरे को कुछ दिया था, है ना। कि एक बच्चे, दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो उसने कहा कि क्या हुआ कि मैम इसने मेरी नोटबुक फाड़ दी, फिर वो कहेगा कल इसने भी मेरी पेंसिल तोड़ दी थी या पहले इसने मेरी पेंसिल तोड़ी थी तो मैंने फाड़ दी, क्या हो गया, है ना। तो ये क्या हुआ, ये टिट फॉर टैट की कहानी है, ये जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली जो बात हम सुनते हैं, है ना। लेवल 2 अब आ जाता है। लेवल 2 वो बिल्कुल बच्चों की मॉरलिटी है अगर देखा जाए तो। लेवल 2 क्या है कि मंदिर से कोई आपकी चप्पल ले गया, आप किसी और की ले आए, तो वो टिट फॉर टैट है। लेवल 2 क्या, कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर। अब ये परंपराओं पे आधारित है क्योंकि वहां अपनी कोई मॉरलिटी नहीं है, बाहर की दुनिया पे आधारित है। परंपरागत, यहां पे भी एक्सटर्नल वर्ल्ड पे ज्यादा लागू होती है चीजें कि बाहर की दुनिया यानी लॉज क्या चल रहे हैं समाज के अकॉर्डिंग, सोसाइटी डिसाइड करती है। यहां पे वहां एक्सटर्नल है या सोसाइटी ही डिसाइड करती है, एक्सटर्नल अभी भी है लेकिन समाज के अनुसार आप चलने की कोशिश करते हैं। कन्वेंशनल लेवल यानी ट्रेडिशनल लेवल है ये। तो इसमें पहली स्टेज, पहली का मतलब है थर्ड स्टेज, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, बहुत फेमस है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्टेज से शुरुआत की, बहुत क्वेश्चन आते हैं। मेंटेनिंग मतलब वैसे तो एक ही क्वेश्चन आता है, इस बार 2 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लुबाबा कह रही मेरी तबीयत खराब की वजह से काफी क्लासेस मिस हो गई, अब क्या होगा मेरा। लुबाबा तबीयत जैसे मेरी भी खराब होती, जब ठीक हो जाए चीजें तो वहीं से कोप करना शुरू कर दो ना, अपनी एनर्जी बढ़ा दो, लग जाओ। अब नोट्स पढ़ लो जो दिए हुए हैं, वहां पढ़ने में समझने में दिक्कत आ रही है, वीओडी दिया हुआ है, सारे वीडियोस हैं, वहां खोल के देख लो वो वीडियो अगर समझ में नहीं आ रही तो, ठीक है ना। वो जो 40 पेज के नोट्स दिए हुए हैं वो ही पढ़ लो एटलीस्ट, ठीक। तो जैसी करनी वैसी भरनी, एग्जैक्टली। तो अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे जो सेकंड लेवल है, और इसमें थर्ड स्टेज है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन और मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। तो ये थर्ड फोर्थ स्टेज, इसको पढ़ते हैं फटाफट से। अंतर्व्यक्तिक सौहार्द एवं अनुसारिता, सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन, है ना। तो ये इंग्लिश में ही नाम आप याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि हिंदी वाले नाम जो हैं वो इतने बदलते रहते हैं कि आप दुखी हो जाएंगे, स्पेशली इस थियरी में। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी व्यक्तिपरक सौहार्द, यानी आप चाह रहे हैं आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बने रहें, है ना, कि यार रिश्ते नहीं खराब होने चाहिए, दोस्ती नहीं खराब होनी चाहिए। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन बोले तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। गुड बॉय यानी अगर मैं टाइम पे होमवर्क कंप्लीट करूंगा, मम्मी कहेंगी गुड बॉय है मेरा बच्चा, तो पूरा दूध खत्म कर देता है, देखो अभी ग्लास खत्म कर देगा, गुड बॉय हो ना तुम, बच्चा भी फटाफट से कोई भी काम कर देगा क्योंकि उसको अप्रूवल चाहिए, उसको अच्छा बनना है माँ बाप की नजर में, अथॉरिटी की नजर में, है ना। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, फटाफट से घर का ये काम कर देगी, फलाना कर देगी, तो वो तारीफ के लिए, अप्रूवल के लिए, है ना, अप्रूवल के लिए एक तरह से कि अप्रूव करेंगे घर वाले, गुड बॉय। ये गेम भी हम जीवन भर खेलते रहते हैं, हमें पता होता है कई बार की चीजें गलत हो रही है हमारे आसपास, लेकिन हमें क्या बनना है, गुड बॉय बनना है, गुड गर्ल बनना है घर वालों की नजर में, आसपास की नजर में। तो उस चक्कर में कई बार ठीक है कि एक समाज में एक ऑर्डर बना रहता है बहुत सारी चीजें, लेकिन कई बार जब आपको पता हो कि वो जो एक बहुत ही फेमस शायरी है कि उसूलों पे जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो बेसिकली कई बार जरूरत भी होती है कि आप स्टैंड लें, सिर्फ आपको दर्द होगा तब आप खड़े होंगे ये जरूरी नहीं है। अगर आपके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चीजें खराब हो रही हैं तो आप बोले। इस चक्कर में खैर समाज में बहुत ड्रामा हो जाता है कई बार। गुड बॉय नाइस गर्ल यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तो मम्मी मेरे पे प्राउड महसूस करेंगी, मेरे माँ बाप मेरे पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, इसलिए आप कोई काम करते हैं, उनको शेम नहीं महसूस कराना चाहते हैं आप, है ना। भाई आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, माँ बाप गौरवान्वित महसूस करेंगे, तो ये क्या है, प्राउड, प्राउड फीलिंग के लिए, उस ठीक है ना, तारीफ के लिए, अप्रूवल के लिए। तो ठीक है अप्रूवल सबको अच्छा लगता है, बट जीवन सिर्फ अप्रूवल के लिए मत जिए, ना जिए, क्योंकि अप्रूवल क्या ही है एक एज के बाद। बच्चों के लिए तो ये चीजें कारगर हैं देखो, और सही है, समाज में एक ऑर्डर बना रहेगा, नहीं तो सब अपनी अपनी मर्जी ज्यादा चलाने लगेंगे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, है ना। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, समाज उस तरफ भी जा रहा है अभी। तो A+ की अगर हम बात करें कि भाई A+ मिला है, मम्मी कहेंगी वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया किया, है ना। तो इसलिए आप होमवर्क निपटाते हैं, इसलिए आप अच्छे नंबर लाते हैं, इसलिए आप अच्छी नौकरी लेते हैं, इसलिए आप घर वालों की पसंद से शादी कर लेते हैं, क्योंकि वो आपको कहेंगे हमारी बच्ची तो बहुत अच्छी है, ठीक है ना। कौन सी वाली PDF पढ़ी है पलक, वो वाली में तो नहीं है, ठीक है जी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। नहीं मेरी तबीयत आज तो ठीक ही है, थोड़ा बहुत कोल्ड की वजह से लग रहा था, वो इधर सर्वर का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से क्लास लेट हुई है, मैं तो थी ही टाइम से आज। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर
यानी सामाजिक, अब आता है फोर्थ स्टेज कि सामाजिक लॉज को या ऑर्डर को, समाज में एक ऑर्डर बना रहे। ऑर्डर क्या है? एक तरीका बना रहे, एक सलीका बना रहे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग स्टेज भी कह देते हैं इसको, या मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर भी कह देते हैं। यानी नियम कानून जो है बना रहे, उसके लिए आप लॉज को ब्रेक नहीं करते हैं। भाई रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि रेड लाइट तोड़ने से कानून का उल्लंघन होगा। ये बात नहीं है कि पनिशमेंट मिलेगी, पुलिस पकड़ लेगी। मेन ये है कि अगर आप एक बंदा रेड लाइट तोड़ेगा, सब रेड लाइट तोड़ेंगे, तो हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? तो समाज में एक ऑर्डर रहे, व्यवस्था बनी रहे, इसलिए आपको लॉ का पालन करना चाहिए कि डिसिप्लिन, रूल्स आर रूल्स, कि रूल्स को ब्रेक नहीं करना है ना। तो चाहे वो यहां पे पुलिस हो, व्यक्ति यही सोचेगा कि भाई रूल्स जो है समाज के लिए हैं और उनका पालन करना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो रूल्स एकदम फिक्स्ड हैं, रिजिड हैं रूल्स। इसी अवस्था में रूल्स आर रिजिड एंड फिक्स्ड, यानी एकदम ठोस हैं। रूल्स आर रिजिड या फिक्स्ड, उनमें परिवर्तन संभव नहीं है। जो रूल्स हैं उनका पालन करना ही है। तो रूल्स क्या है? फिक्स्ड हैं। तो समाज के नियमों को माना जाता है, क्योंकि समाज में एक ऑर्डर बना रहे, एक सीक्वेंस में चलें चीजें। हाँ, और फिर घर वाले पूछते भी नहीं, ये भी होता है कई केसेस में। फिर आप बने रहिए। कई लोगों को ये कहानी समझ में आ जाती है जब वो जीवन में बहुत, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को अपने से, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो काफी, मतलब कई जो 40s में भी हैं, अपने 30s में भी हैं लोग। तो आप उनमें से फीमेल्स के केस में तो होता है ऐसा कई बार कि आपकी आंखें खुल जाती हैं एक दिन अचानक से, जब आप बहुत सारी पीड़ा देख लेते हैं 10-10, 15-15 साल तक एक शादी में। तो फिर उनको लगता है भाई अब घर वाले भी, आप भी खुश रहो, आप भी खुश रहो, अब मैं अपना जीवन जी लेती हूँ। बहुत कम महिलाओं को ऐसा लग सकता है, क्योंकि इसमें बहुत करेज लगता है ना, वो सिक्योरिटी छोड़ने में। खैर, आते हैं लेवल 3 पे। अब लेवल 3 क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर परंपरागत। अब परंपराओं से हम उठ चुके हैं। इसी स्टेज की मैं बात कर रही थी अभी कि भाई अब ना तो गुड गर्ल बनना है, ना गुड बॉय बनना है, ना ये ना वो, अब जीवन अपने लिए जीना है। तो उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है जी। अब ये उत्तर परंपरागत लास्ट लेवल है, इसमें 2 स्टेजेस हैं, 5वीं और 6ठी, जिसमें से कई लोगों को कंफ्यूजन होती है समझने में, अभी समझेंगे। ठीक है जी। अगर हम देखें जो 5th स्टेज है, इस लेवल की पहली स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, वो सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग था 4th स्टेज जी, श्रृंखला 4th स्टेज था। हाँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप हमेशा अप्रूवल के लिए नहीं काम करते रहेंगे, समाज आपको बहुत अच्छा समझेगा, पेरेंट्स आपको बहुत अच्छा समझेंगे, और आपकी बैंड बजी हुई है। तो इसीलिए कई बार ये भी जरूरी होता है कि आप अपनी जो सेल्फ इंडिपेंडेंस जरूरी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं तो इसीलिए नहीं निकल पाती, या कोई भी व्यक्ति जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है किसी पे, तो वहां दिक्कत फिर आती है। आपके साथ अब्यूज हो रहा होगा, आपके साथ चीजें हो रही होंगी, आसानी से आप नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि आपको पता है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा फाइनेंशियली, कि आपकी जेब में अगर पैसे नहीं होंगे खाएंगे क्या। और फिर सामाजिक डर हो जाता है कई केसेस में। तो खैर ये अलग कहानी है, उस पर कभी और बात करेंगे। सामाजिक संविदा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, भड़का नहीं रही हूँ लोगों को कि अपने शादियां छोड़ दो, बट कितना आप परेशान रहेंगे किसी एक स्पेस में। सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। अब ये सिर्फ सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग स्टेज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर वाली स्टेज नहीं है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी समाज के भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको मानना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल के भी राइट्स हैं। ठीक है ना। अगर जरूरत पड़े तो आप अपने राइट्स के लिए खड़े हो सकते हैं। इसी के तहत धरने होते हैं। अभी जो वो कौन सी हुई थी, वो जो अभी हिट एंड रन वाली जो अभी चल रही थी ना, दिल्ली में दूध भी नहीं आ रहा था, ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा जो की गई, तो वो उनको लग रहा है ठीक है समाज में नियम है, लेकिन हमारे भी तो राइट्स हैं। ठीक है ना जी, श्रृंखला कोई बात नहीं, करिए, जीवन स्ट्रगल का ही नाम है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल 6th, ये हाईएस्ट स्टेज है, सार्वभौमिक नैतिकता, कि आप अपने एथिक्स, अपनी ही तरीके की मॉरलिटी चूज करते हैं। एक बड़े वर्ग के लिए अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप खड़े हो जाते हैं, चाहे आपकी जान पे बनाए बात। ठीक है जी, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरलिटी हर किसी में नहीं आ पाता। चलिए फटाफट से इसको समझते हैं और फिर ये थियोरी जो है खत्म हो जाएगी। कोई कह रहा है आप अपनी मर्जी से ही कीजिएगा शादी। देखिए, मर्जी का भी कोई गारंटी नहीं है, ये चीज ही ऐसी है, कोई गारंटी कुछ नहीं है कि आपने मर्जी वाले सारे खुश हैं क्या, नहीं, वहां पे अलग तरह के इश्यूज हैं। कई बार फैमिली भी छोड़ देती है, खुद भी अगर आप डिपेंडेंट नहीं है तो एक तो आप भरोसा इंसान को खुद का रखना चाहिए सबसे पहले, है ना, और दूसरा गारंटी कहीं भी नहीं होती। ठीक है ना। हाँ, समाज और पेरेंट्स तो कंपैरिजन करके डिमोटिवेट भी करने लग जाते हैं
कि उस बच्चे को देखो तुमसे ज्यादा मार्क्स हैं, हाँ तो फिर उनसे पूछो ना कि कहाँ है वो प्रेम आपका, कौन सा प्रेम है वो आपका, है ना। क्योंकि एक लिमिट तक बचपन में ये सब चीजें ठीक है, हमने सुनी है, देखी है, चलती हैं, बट कब तक, है ना, कि कहाँ है वो प्यार, कहाँ है फिर आपका, बिजनेस कर रहे हो, हैं। देखो, हाँ देखेंगे यार संडे वार्ता। चलो यार, आप लोगों के भी दर्द बाहर आ गए इस थियोरी से। तो कल ही मेरी दी का डिवोर्स हुआ है, अरेंज थी। हाँ वहां थोड़ा ज्यादा रिस्क है, ऑफ कोर्स यार, हाँ बिल्कुल सुहानी। इतना आसान नहीं होता, अगर आपका थोड़ा दिमाग खुल जाए ना, तो ये लव मैरिज के चोचले भी इतनी इजीली आपको लोग समझ में आते नहीं है, क्योंकि थिंकिंग जो है, बहुत कम ही लोग हैं जिनकी थिंकिंग सच में इवॉल्व है। अच्छा, नहीं मैथ्स की क्लास तो आज होनी चाहिए प्रदीप, 7 बजे है आज क्लास। चलो खैर आते हैं, ये सब बातें भी चलती रहेंगी, डोंट वरी। देखिएगा, नहीं एग्जाम डेट तो मुश्किल ही चेंज होगी यार, क्यों चेंज होगी, 8 साल बाद डिवोर्स हुआ है। गलत जगह पे फंसे रहने से अच्छा है निकल जाओ। बहुत जरूरी है भाई श्वेता, बहुत जरूरी है। आप अपने पैरों पे नहीं खड़े होगे, आप किसी को क्या बोल पाओगे। बोलना चाहिए हालांकि, क्योंकि एक इंसान का पेट भरने में कुछ ना कुछ भी आप करोगे, मजदूरी भी कर लेगा इंसान, ट्यूशन भी बढ़ा लेगा, तो अपना तो जीवन चल जाएगा, लेकिन उसके लिए करेज चाहिए होता है। वो करेज हम में से बहुत लोगों में नहीं होता, क्योंकि हम बंधे होते हैं। देखिएगा, चलिए आते हैं स्टेज 5। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बेवजह आप समाज के, परिवार के खिलाफ चले जाएं, लेकिन कोशिश करें कि म्यूचुअली बात बन जाए, ना बने तो फिर खड़े हों, ठीक है। इसलिए नौकरी या ये एग्जाम, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण बन जाती हैं, क्योंकि जीवन आपको जीना है अपना। हाँ, आप ही का जीवन है, आप ही जी के निकल जाएंगे, कोई और वो चीजें महसूस भी नहीं करेगा, है ना। सब इधर उधर निकल लेंगे टाइम के साथ, पता भी नहीं लगेगा। आपको अपने साथ रहना है, तो अपने साथ को अच्छा बनाइए। चलो खैर आ जाइए। वो अच्छे के लिए कहते हैं कई बार पेरेंट्स, ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, बट वो कितने बंधे हुए हैं अपनी ही सोच में, वो उन्हें भी नहीं पता होता कई बार। तो वो आपको देखना है, वो बुरा तो नहीं चाहते हैं ऑफ कोर्स। स्टेज 5 देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी व्यक्ति के कुछ अधिकार भी हैं और सामाजिक अनुबंध भी हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अगर आपको लगता है कि लॉज कैन बी चेंज्ड, जो लॉज हैं उनको बदला जा सकता है यदि वो लोगों के भले के लिए नहीं है, इसलिए 3 तलाक का लॉ बदला गया, इसलिए 377 हटाई गई, इसलिए अभी जो ये स्ट्राइक चल रही थी, वो स्ट्राइक जो अभी किसानों के लिए कोई एक वो आया था लॉ, तो उसमें बहुत बड़े लेवल पे धरना हुआ कि भाई रूल्स हैं ठीक है, लेकिन रूल्स समाज के लिए, अगर समाज का भला नहीं हो रहा तो बदलो उनको। तो ये जो आप अन्ना हजारे का आंदोलन देख लीजिए, ये सारी चीजें इसी लेवल पे होती हैं कि इंडिविजुअल के कुछ राइट्स भी हैं। अगर समाज में एक नियम चाहिए तो इंडिविजुअल के भी तो कुछ राइट्स हैं, तो उसके लिए, जैसे आप रिश्वत के लिए मना कर रहे हैं, तो आपके इंडिविजुअल राइट्स हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है और इंडिविजुअल राइट्स भी हैं आपके। इस तरह की चीजें यहां पे होती हैं कि मान लीजिए कि अगर शादी बोल रही हूं, शादी की इतनी बात हो गई ना आज, अगर रेड लाइट तोड़ना गुनाह है, एक तरह से गुनाह नहीं है, मतलब लॉ को ब्रेक करना है, जो 4th स्टेज वाला बंदा कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो फिक्स्ड है कि रूल्स आर रूल्स, मैं तोड़ूंगा सब तोड़ेंगे। लेकिन यहां पे ऐसा हो सकता है कि ये वो वाली स्टेज है जब हम कहते हैं ना कि झूठ अगर किसी की जान बचाने के लिए बोला गया हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता। तो ये वैसे वाली स्टेज है कि आपको एक्सेप्शंस यहां पे हो सकते हैं रूल्स के, कि अगर रेड लाइट आपको कोई एम्बुलेंस को तोड़नी पड़ रही है किसी की जान बचाने के लिए, तो वो तोड़ देगी, ठीक है ना। बिल्कुल एकता, ये सच्चाई है कि आप जो कह रहे हैं, है ना, कि जीवन जीने के लिए रुपया चाहिए, इसीलिए जॉब चाहिए, और रुपये से भी ज्यादा एकता अगर आप पूछें असलियत में, तो करेज चाहिए, है ना, जिसको हम हिंदी मूवीज में जिगर कह देते हैं, है ना, साहस चाहिए। अगर मैं कहूं तो बहुत लोग, जॉब भी होती है, फीमेल्स के केस में ऐसा ज्यादा होता है, जॉब भी होती है, चीजें भी होती हैं, फिर भी नहीं निकल पाते, क्योंकि उनको उस इज्जत का डर है, उनको लगता है मैं अकेले कैसी रहूंगी, और 70 तरह की चीजें। करेज, सबसे बड़ी चीज करेज है, उसके बाद पैसा है। पैसे से भी करेज आता है कुछ हद तक, बट अगर करेज है तो आप पैसा भी कमा लेंगे, है ना। मैंने अभी बताया, चाहे आप मजदूरी कर रहे हो, 4 लोगों को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, 70 तरीके हैं यार, इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन हम वो स्ट्रगल चाहते ही नहीं है। कई बार हमें लगता है कि वो होता है ना, जेल में कैदी को जेल भी अच्छी लगने लगती है कुछ टाइम बाद। तो खैर ये बहुत जरूरी है कि समय से आप नौकरी लें, मेहनत करें, ये भी एक जरूरी चीज है ही। चलो, हाँ एग्जैक्टली, खुद की गलती झेलना ज्यादा अच्छा है दूसरी की गलती से निकलने से। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मेरे को कि आप लोग काफी, अब तो हम इवॉल्व हो रहे हैं। बिल्कुल, हाँ
तो ना सही बोल रहे हो। हाँ, जैसे कोविड के टाइम पे भाई सेम परिवार घर के अंदर है, सेम परिवार कार में है और मास्क नहीं पहना कार में, तो उस पर फाइन लग रहा है तुरंत। तो ये चीज पे हालांकि कुछ टाइम बाद चीजें हुई थी ठीक, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, यहाँ पे आप करेज वाला एस्पेक्ट लाते हैं कि ठीक है, अगर समाज की भलाई नहीं हो रही है तो रूल्स बदले जा सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल के भी राइट्स हैं। एक व्यक्ति जाके कंप्लेंट डाल देता है, फिर कोर्ट में केस चलता है, कई बार जीतता भी है। अब आते हैं 6th स्टेज पे, ये हाईएस्ट लेवल है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक सिद्धांत कहते हैं इसको हम, जहां बहुत रेयर लोग पहुंच पाते हैं, जैसे महात्मा गांधी, जैसे नेल्सन मंडेला, जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें आएंगे, जो समाज की भलाई के लिए, या एक व्यक्ति को लगता है ये गलत हो रहा है तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन के फायदे के लिए वो अपनी जान भी, भगत सिंह को हम यहाँ पे डाल सकते हैं, अपनी जान पे भी लड़ने को तैयार हो जाएंगे अगर बड़े मासेस का फायदा हो रहा हो तो, है ना। अगर बहुत लोगों का फायदा हो रहा हो तो अकेला व्यक्ति अपनी जान पे भी लड़ने को तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, एग्जैक्टली। लेकिन नीलिमा आपका जीवन भी तो, हम क्योंकि कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है इंडिया, वो एक अच्छी बात भी है, लेकिन वो हमारे लिए बेड़ियों का काम भी करता है ना, कि उनको कोई प्रॉब्लम हो ये सोच के निभानी पड़ती है, तो निभाने की एक लिमिट तक निभाना चाहिए, है ना। और हमारी वो कैपेबिलिटीज, क्योंकि हम ऐसे परिवारों में बड़े हुए हैं, अच्छी खासी हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद नहीं, वो सबकी लिमिट अलग हो सकती है, ठीक है। आते हैं, कोई कह रहा है ओनली टॉपिक प्लीज, आज बहुत पका दिया आपने। तो खुद के अधिकार के लिए लड़ाई, इससे पहली वाली स्टेज, और यहां पे आप एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए भी लड़ जाते हैं अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है। तो बहुत लोगों के साथ अगर गलत हो रहा है तो आप अकेले अपनी जान पे भी खेलने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। चलिए खैर, अब इस थियरी का क्रिटिसिज्म क्या है, इसकी आलोचना क्या है। आलोचना पे क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ है, आता ही है लगभग हर साल। तो अगर हम देखें यहां पे, अगर हम देखें, हाँ बस हो गई, ये थियरी खत्म हो गई, लास्ट है ये स्लाइड, है ना। अगर हम देखें तो कैरल गिलिगन एक महिला हैं जिन्होंने इस थियरी को जेंडर बायस थियरी कहा है। ये जो बायस्ड सैंपल्स लिखे हुए हैं ना, कैरल गिलिगन अभी भी हैं, कोलबर्ग ने तो सुसाइड कर लिया था, कैरल गिलिगन इन्हीं की स्टूडेंट थी। तो गिलिगन की अगर हम माने तो गिलिगन कहते हैं कि ये एक जेंडर बायस थियरी है ना। जेंडर बायस थियरी है, यानी इसमें महिलाओं के परिपेक्ष को शामिल ही नहीं किया, कि जब महिलाएं डिसीजन लेती हैं तो वो केयरिंग एस्पेक्ट उनमें ज्यादा होता है। मेल्स कई बार लॉजिक की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, जस्टिस की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। तो फीमेल्स के पर्सपेक्टिव को, इवन इन्होंने सारे सैंपल्स जो थे इस थियरी में वो मेल्स ही थे, लड़कों को ही शामिल किया गया, फीमेल की मॉरलिटी या उनके एस्पेक्ट को, उनके परिपेक्ष को शामिल नहीं किया गया। तो ये जेंडर बायस थियरी है, फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है जी। फिर आते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, यानी सिचुएशंस जो हैं वो परिकल्पनात्मक हैं। यानी आज जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो आपने कहा हाँ हाँ ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, है ना, हाइंस को ये कर लेना चाहिए था, है ना, परिकल्पनात्मक परिस्थितियां। तो जब आपको इमेजिनेशन के द्वारा कोई चीज करने को कही जाती है तो व्यक्ति ने कह दिया हाँ मैं तो कभी रिश्वत नहीं लूंगा, आईएएस के इंटरव्यू में कह दो यूपीएससी के कि मैं रिश्वत कभी नहीं लूंगा जी, और उसके बाद आप जब असली सिचुएशन आ रही है तो आप वो काम कर रहे हैं, अगर कोई कर रहा है तो ये क्या हुआ, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई कि इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में आप गए या इंटरव्यू में गए, आपने कहा बिल्कुल नहीं, जबकि रियल सिचुएशन में, इमेजिनरी सिचुएशन में आपने कह दिया हाँ मैं ये कर लूंगा, लेकिन रियल सिचुएशन जब आती है तो आप क्या करते हैं पता नहीं। तो ये हाइपोथेटिकल है, इसलिए कई बार इसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया जा सकता है कि लोग डिस्कशन के दौरान तो कह दें कि हम ये करेंगे, लेकिन जब करने की बारी आए तो पीछे हट जाएं। नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स, कि भाई ये जो थियरी है ये सभी संस्कृतियों पे लागू नहीं होती। इन्होंने कह दिया पूरी दुनिया में ये जो स्टेजेस हैं यूनिवर्सल हैं, कि ये 3 लेवल और 6 स्टेजेस पूरी दुनिया के लिए सेम है। लेकिन कई लोगों ने कहा कि नहीं भाई सभी संस्कृतियों पे लागू नहीं होती, ये इसकी आलोचना है। ये क्या है, आलोचना है, सभी संस्कृतियों पे लागू नहीं होती, ये आलोचना है कि भाई भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो हम कलेक्टिविस्ट ज्यादा हैं, हम कहते हैं हम समाज, परिवार, शेम, इसको उसको नहीं लेके चलेंगे, तो इसलिए हम कई बार उस नेक्स्ट स्टेज में जाने की उम्र हो जाती है तब भी हम वो काम नहीं करते। जबकि अमेरिका में शायद हो सकता है कि 18 साल के बाद वो कह सकता है, होता ही है कि पेरेंट्स अलग बच्चे अलग, अब वो अच्छा है कि बुरा है हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन अलग अलग संस्कृति में सही और गलत की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। जो पहनावा हमें भारत के गांव में बुरा लग सकता है या खराब लगेगा या एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चीज अमेरिका में अजीब लग सकती है, जो अमेरिका में नॉर्मल होगा वो यहां नहीं होगा। तो कल्चर टू कल्चर भी वेरी करती हैं चीजें, ठीक है ना। तो कल्चर टू कल्चर भी वेरी करती हैं चीजें, यानी संस्कृति के हिसाब से भी कई बार
तो ये सब पे लागू नहीं होती। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे तो मैं 9 बजे प्रैक्टिस करा ही रही हूँ आपको, और एक अलग से भी प्रैक्टिस का आपको बना के दे ही दिया है इसमें भी ऐप में, जिसमें सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, फटाफट से लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप मैथ्स पढ़ने चले जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग की स्टेज पहचाननी है। लेटेंसी स्टेज आपको पता है सिगमंड फ्रॉइड की है, उस दिन बताया था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, हाँ, और ये कौन सी स्टेज है? कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी समाज में अनुबंध बना रहे। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये बिल्कुल इसके अंदर ही आएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल प्याजे है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी एरिक्सन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो बी ऑप्शन ही है जो सही उत्तर है। एक और सवाल कर लो यार, फिर चले जाना। ठीक है, एक और सवाल कर लो, फिर चले जाना। अगर हम बात करें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग, अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ चाइल्ड, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट। यानी यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पे गर्व होना चाहिए। कौन सी स्टेज में आएगा? सेकेंड स्टेज है गिव एंड टेक वाली, सॉरी थर्ड स्टेज है गुड बॉय नाइस गर्ल, कि माँ बाप प्राउड महसूस करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन में ही दिया हुआ है नाइस गर्ल, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में तो आप समाज में नियम बना रहे, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस तो आपको बताइए, लॉ एंड ऑर्डर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिफ्थ स्टेज है, जिसमें इंडिविजुअल राइट्स की भी बात हो रही थी। ये दोनों के नाम एक जैसे लगते हैं। लॉ एंड ऑर्डर फोर्थ स्टेज है, ठीक है ना। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस फर्स्ट स्टेज है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई और बात हो तो बता दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है स्वप्निल, कोई बुरे नंबर नहीं है वो, बस पढ़ते जाओ, देखो कमी कहाँ है। मॉक टेस्ट को इसलिए यूज करो कि टाइम पे पेपर हो जाए। इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्कोर पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए टेक केयर, बाय बाय। पढ़ने में कमी नहीं छोड़नी है लेकिन ये सोच के। अब कल मिलेंगे, कल हम करेंगे आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। हो सकता है मैं स्टार्ट करा दूं, क्योंकि पहले उसी को खत्म कर लेंगे तो हमारा 95% सिलेबस जो है खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि अब ये सब हम, ये लास्ट वाला पार्ट है, तो ज्यादा देर का काम है ही नहीं। ठीक है जी, पहले हम ये वाला पार्ट जो 5 नंबर का पूरा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको कल करेंगे, कल से। और उसके बाद फिर हम इसमें जो 2 टॉपिक रह गए हैं, एक सीसीई का टॉपिक है और एक इंटेलिजेंस का, ये 2 मैं करा दूंगी। लैंग्वेज एंड थॉट में कल आपको जो बताया उतना ही काम का, लेकिन फिर भी मैं एक सेशन इस पे ले लूंगी। और बस क्या टेंशन है, 2 सेशन इसके बाद के लगेंगे। वही 15 तक का सोचा हुआ है, तो कोशिश तो रहेगी 12 तक ही खत्म हो जाए। ठीक है ना। कल यूट्यूब पे मॉक टेस्ट में 29 आए 30 में से, बहुत बढ़िया शो था। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये आपको बताएंगे जब आप DEET+B के लिए पढ़ेंगे क्यों किए थे। सी यू साइड। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा। कल मिलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन महत्व